हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएनडी मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की विशेष सीरीज दोस्तों हमारी चल रही है यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स मॉडल पेपर की। यहाँ पर दोस्तों हम आपको हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इन मॉडल पेपर को करने का फायदा दोस्तों ये रहता है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ऊपर से क्योंकि हम इसमें आपको एडवांस क्वेश्चंस करवा रहे हैं तो आज कल के एग्जाम्स में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आपको आइडिया आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने दोस्तों तैयारी करनी है। तो आज है दोस्तों मॉडल पेपर पार्ट नंबर 5। इससे पहले 4 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देख लेना। चलिए आज के मॉडल पेपर को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है डेफिनेट इंटीग्रल की। डेफिनेट इंटीग्रल में दोस्तों आपके जो मॉडुलस वाले क्वेश्चंस हैं वो दोस्तों डेफिनेटली आएंगे और ये लिमिट ब्रेकिंग पर दोस्तों आधारित क्वेश्चन है। -2 से लेकर 3 है और आपको दोस्तों मॉड में x² - 1 की वैल्यू को दोस्तों निकालना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए, जैसे मॉड ऑफ x है तो मॉड ऑफ x की हम जब बात करें इसकी वैल्यू दोस्तों x रहती है अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू 0 रहती है अगर x की वैल्यू 0 है, और इसकी वैल्यू रहती है -x व्हेन x की वैल्यू क्या होती है <0। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हमें पहले यहाँ पर समझना है। पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए ये मॉड में x² - 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ समझनी है कि जो मॉड में x² - 1 है एक्चुअली दोस्तों वो है x + 1 × x - 1। ओके, तो इसके साइन को जो डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं वो दोस्तों यहाँ पर ये जो +1 और -1 भी है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमें जो लिमिट्स है लिमिट्स को दोस्तों थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे x² - 1 है तो पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जब मैं बात करता हूँ लिमिट्स है -2 से लेके -1। देखिए अब इस समय पे बेसिकली पॉइंट है आपका -2, उसके बाद दोस्तों ये कितने पे 0 हो जाता है -1, ये एक आपका पॉइंट रहेगा। फिर -1 से लेके 1 पॉइंट जहाँ पर दोस्तों ये जो फंक्शन है वो 0 हो जाता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद 3। तो ये आपके डिफरेंट दोस्तों ये लिमिट्स के स्टॉप्स रहेंगे जहाँ पर हमें चेक करना होगा इसके साइन को। ओके, तो पहले दोस्तों हम चेक करते हैं कि भाई जब x की वैल्यू है -2 से लेकर -1, यानी कि जब -2 से लेकर -1 तक जब दोस्तों जब वैल्यू जाती है तो उस केस में क्या होता है। देखिए जब -2 से लेकर -1 की दोस्तों बात करें तो ये वाला दोस्तों क्या रहेगा आपका नेगेटिव, क्योंकि -2 से लेकर -1 तक की वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव रहेगा। ये वाला भी दोस्तों क्या रहेगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, यानी कि जो x² - 1 है उसकी जगह पे दोस्तों हम डायरेक्टली रख देंगे x² - 1, यानी कि जब -2 से लेके -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी x² - 1 के बराबर होगी। अब जो अगला स्टॉप है दोस्तों वो है -1 से लेके 1। तो जब हम बात करेंगे -1 से लेके 1 तक की तो क्लियरली आप देख सकते हैं -1 से लेके अगर बात करें 1 तक की तो ये दोस्तों आपका पॉजिटिव रहेगा लेकिन ये वाला नेगेटिव रहेगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे तो अंदर जो वैल्यू होगी क्या होगी नेगेटिव होगी। तो मॉडुलस का काम है उसको पॉजिटिव करना, तो इट विल बिकम 1 - x²। ओके, तो यहाँ पर जब इसको खोलेंगे तो 1 - x² होना चाहिए। अब जो अगला स्टॉप है वो है 1 से लेके 3। तो 1 से लेके 3 की बात करें तो 1 से लेके 3 में दोस्तों आपका ये भी पॉजिटिव है ये भी आपका पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिर से क्या हो जाएगा x² - 1 के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से दोस्तों हमें इसके अकॉर्डिंग जो इसको हम खोलेंगे तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, आप सिंपली लिखेंगे पहले -2 से लेके -1। तो -2 से लेके -1 पे इसकी वैल्यू होगी x² - 1। ओके, प्लस फिर हो जाएगा -1 से लेके 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - x² dx। एंड देन उसके बाद हो जाएगी 1 से लेके 3 x² - 1 dx। ओके, आप डायरेक्टली मैं ऐसे भी कर सकता था, ये मैंने आपको बस शो करने के लिए किया है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो x² - 1 है आपने सिंपली देखने होते हैं इसके जीरोस कितने हैं। तो देखा जाए तो इसके जो जीरो हैं एक है -1 और एक है आपका 1। तो यानी कि आपको इन पॉइंट्स पर लिमिट्स को चेक करना होगा क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट है उससे पहले और उसके बाद वो अपनी पोलैरिटी को डेफिनेटली चेंज कर रहा होगा। उससे पहले हो सकता है वो पॉजिटिव रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को जाएगा, या हो सकता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर को जाए। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर हमें फंक्शन की जो वैल्यू है नेगेटिव है उससे पहले या पॉजिटिव है उसको जरूर चेक करना होता है, ठीक है। और इन जीरोस के बीच में ही दोस्तों हमें क्या होता है इन वैल्यूज को चेक करना होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपने क्या करना है इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। तो आप इसको दोस्तों आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा x³ / 3 - x और यहाँ पर वैल्यू है -2 से लेके -1 प्लस
यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज -1 से लेके 1, ओके। देन दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स, एंड देन दोस्तों यहाँ से 1 से लेके 3 आपने यहाँ पर वैल्यू रखनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब मैं रखूँगा, सबसे पहले मैं रखूँगा -1 का क्यूब दैट इज -1/3, फिर -1 रखूँगा सो इट विल बिकम +1, देन माइनस, फिर वही -2 का क्यूब यानी कि -8/3, एंड देन +2, ठीक है। प्लस इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3, फिर माइनस हो जाएगा, दिस इज -1 एंड देन -1 का क्यूब दैट इज +1/3, ओके। अगेन दोस्तों यहाँ पर से हो जाएगा 3 का क्यूब -3, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/3 -1, ओके। नाउ अब दोस्तों आपने इसको सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर आप देखेंगे, दिस इज़ -1/3 एंड दिस इज़ -1/3, तो एक काम करते हैं, थोड़ा पहले प्रॉपर लिख लेते हैं -1/3, और ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, दिस इज़ 8/3, ठीक है। जितने भी बाई थ्री वाले मैं इधर ले आता हूँ, ओके। फिर ये वाला है, दिस इज़ ऑल्सो -1/3 एंड दिस इज़ ऑल्सो -1/3। यहाँ पर से भी देखा जाए तो ये भी आपका कितना है, -1/3। मतलब जितने भी 1/3 वाले जो टर्म हैं उनको मैंने एक साथ रख दिया है, और जो आपके 1/3 में नहीं आएंगे उनको मैं अलग से रख देता हूँ। देखिए जैसे कि ये है 1, और फिर आएगा -2, ठीक है, ये 1 हो गया, -2 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया +1, यहाँ पर से हो जाएगा +1, ओके। दिस इज -3, एंड ये वाला भी टर्म है क्योंकि 3 से 3 काटेंगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9, ओके। एंड साथ ही साथ आपका ये +1 भी आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया -2, एंड दिस इज 1, दिस इज +1 एंड दिस इज -3, और इसका हो गया आपका 9, ठीक है, प्लस में, और ये आपका कितना हो गया +1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि भैया 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4/3 हो गया, तो 8/8 माइनस 4/3 लिख सकते हैं इसको, ओके। प्लस अगर इसकी बात करें तो देखिए ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया 1 और 1 2, -3 दैट इज -1 यानी कि 8, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 4/3 + 8 यानी कि 8 या 24, 24 और 8 28/3, ये इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए। सो 28/3 इज द राइट आंसर, हेंस ए ऑप्शन इज राइट, ठीक। तो अब इस तरह से दोस्तों इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, जो आपका लिमिट ब्रेकेज का कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और जिस तरह से मैंने इसको किया है फैक्टर करके आप इसी तरह से दोस्तों इसको सॉल्व करें और आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको उसको लिस्ट 2 के संग मैच करना है। आप कौन सी एलिप्स है, कौन सी सर्किल है, कौन सी हाइपरबोला है, कौन सी पैराबोला है, ठीक है। अब एक चीज़ दोस्तों इसमें बढ़िया है कि ये सारे के सारे कॉनिक सेक्शन है, तो कॉनिक सेक्शन है तो इसका मतलब है कि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अगर यहाँ पर कहीं से पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होता तो दोस्तों हमें ये भी चेक करना पड़ता फिर डेल्टा बराबर 0 है या नहीं है। तो अब दोस्तों हमें डेल्टा बराबर 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना है कि दोस्तों हमें सिंपली अगर इलिप्स है तो इलिप्स के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि h² लेस देन AB है, ओके। दूसरा अगर मुझे हाइपरबोला चेक करना है तो हाइपरबोला के लिए h² ग्रेटर देन AB है या नहीं है, और पैराबोला के लिए दोस्तों मुझे चेक करना पड़ेगा h² बराबर AB। बाकी जब सर्किल की मैं बात करूं तो सर्किल में दोस्तों XY वाला टर्म होता ही नहीं है, और x² और y² के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इस वाली इक्वेशन की। ये दोस्तों आपकी सर्किल है क्योंकि x² y² के कोफिशिएंट सेम है, और इसमें सिंपली जो xy वाला टर्म है वो भी नहीं अवेलेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वही कि x² और y² के कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ सर्किल, यानी कि दिस इज सर्किल, ओके। बहुत आसानी से बता सकते हैं। अब दोस्तों हम इनको चेक करते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये है 3x² + 4y² - 18x - 27y + 47 बराबर 0। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप h की बात करें, क्योंकि xy वाला टर्म नहीं है इसमें, तो h वैल्यू इसमें 0 हो गई, ठीक है।
और x और y के जो कोफिशिएंट है अलग अलग हैं, तो इसका मतलब डेफिनेटली सर्किल तो नहीं है, सर्किल यही वाला है। तो यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू की बात करें तो a इंटू बी करते हैं, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, यानी कि 4 तियाँ 12। ओके, तो इसका मतलब कि जो एच स्क्वायर है वो आपका ए बी से लेस है। साफ साफ दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए बी से लेस है। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्या रहा होगा, एलिप्स रहा होगा, दिस इज एलिप्स। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप एक काम करेंगे, एच स्क्वायर यहाँ पर से निकालते हैं, इधर से अगर मैं निकालूं तो इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना है, इसको खोल देना है। 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2 4 3, 2 चक्को 8, 8 तियाँ 24। ठीक है, 24xy आ जाएगा। ठीक है, माइनस 256x माइनस 142y प्लस 4 मतलब 849 बराबर 0। अगेन चेक करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच यानी कि ये इसका आधा यानी कि 12 है। और ए और बी की मैं बात करूं तो ए है 16 और बी है आपका 9। तो एच का जब स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों वो आता है 144 और 16 नमा कितना होता है 144। यानी कि इस केस में एच स्क्वायर की वैल्यू है ए बी के बराबर। जब एच स्क्वायर बराबर ए बी होता है तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, एक पैराबोला है। ये आपका क्या है, पैराबोला है। और लास्ट में दोस्तों ये डेफिनेटली क्या रह गया होगा, फिर ये एक हाइपरबोला रह गया होगा। इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ए बी होगी। देखिए इसमें एच क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स वाई वाला टर्म यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और ए और बी करते हैं तो 16 नमा 144 है, वो भी नेगेटिव में। यानी कि जो एच स्क्वायर है उसकी वैल्यू ए बी से बड़ी है, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन माइनस 144। इसका मतलब ये आपका एक हाइपरबोला है। तो क्लियर है कि ए वाला 1 के संग कनेक्टेड है, एलिप्स के संग। इसी तरह से जो बी वाला है वो पैराबोला यानी कि चौथे के संग कनेक्टेड है। सी वाला है वो हाइपरबोला यानी कि सी का तीसरा होगा। और डी वाले का क्या होगा, सर्किल यानी कि दूसरा। तो इस तरह से देखा जाए फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड इज द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को करना। और क्योंकि इसमें अगर पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दोस्तों दिया होता तो फिर थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती, क्योंकि फिर आपको डेल्टा भी चेक करना पड़ता है। इसमें आपको डेल्टा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। ये स्टैटिस्टिक्स का दोस्तों क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपने लिस्ट को मैच करना है कि आपको मतलब कि ए वाला किससे होगा, बी वाला किससे, सी वाला किससे, डी वाला किससे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इन क्वेश्चंस को हम ये कोड से दोस्तों कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको चारों के चारों में बताऊं, लेकिन आपको सबसे पहले जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सिंपल वाला कौन सा उसको पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद ही आप कोडिंग को सॉल्व करें, मतलब यहाँ से कोड बनाने का कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए आसान क्या है दोस्तों, जैसे डी वाला, क्योंकि ये आपका अगर मान लेते हैं एसिमेट्रिकल हाईली, मतलब एक तरह से हल लाइटली अगर सिमेट्रिकल डेटा नहीं है, यानी कि एसिमेट्रिकल डेटा है या स्क्यूड डेटा है, तो उस केस में हमारे पास दोस्तों रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड के बीच में। तो वो दोस्तों जो रिलेशन होता है वो होता है मोड बराबर थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन होता है। मोड बराबर थ्राइस मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोड बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, थ्राइस इंटू मीडियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीडियन, मतलब सॉरी मोड हमें दिया हुआ है, सॉरी मोड हमें दिया हुआ है दैट इज 20 एंड थ्राइस ऑफ मीडियन दोस्तों हमें निकालना है, और माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन, दैट इज 6। ओके, तो थ्राइस मीडियन बराबर हो जाएगा 20 प्लस 12 यानी कि 32। तो मीडियन दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10 से जाता है एंड देन 2 3 छिके 18, फिर 3 छिके 18, 10.67 समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डी है, डी का जो मैचअप है वो कितना है, पहले के संग है। ओके, अब देख लो कि यहाँ पर ऑप्शन में देखो डी का सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पर देखो डी का मैचअप फर्स्ट के संग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। इसके संग मैच हो गया, बस आपको कुछ और निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बट मेरा काम ये है कि आपको खाली शॉर्ट ट्रिक नहीं सिखानी है, मुझे कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम इंडिविजुअली मतलब आपसे क्वेश्चन इंडिविजुअली पूछ लिया जाए। तो मैं अगर एग्जाम में इसको करता तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे ही करता, मैं इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी मैं ऐसे ही करता। ठीक है, बट मैं आपको इसमें सभी के आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले आप इसमें आपको सी वाला देखना है कि सी वाले का मीडियन कैसे निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट आसान स्टेप है वो ये है कि मीडियन निकालना।
मीडियन निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में। सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटा दोस्तों कौन है, वो है 16, फिर है 17, फिर दोबारा से 17 आ रहा है, देखो ये 16 गया, फिर 17 आ रहा है, फिर 17 आ रहा है, फिर यहाँ पर अगला आएगा 18, देन इसके बाद आएगा 25, ठीक है, इसको काटते चले जाते हैं, फिर 25 आ गया, 25 के बाद कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 29 एंड देन 36। ओके, अब आपको दोस्तों इसका मीडियन निकालना है, तो इसका जस्ट मिडिल टर्म निकालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1/2, यानी कि फोर्थ टर्म इसका क्या होगा, मीडियन होगा। 1 2 3 4, तो यानी कि 18 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मीडियन हो जाएगा। तो यानी कि मीडियन इसका कितना हो गया, 18, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 18 के बराबर होगी। इसकी वैल्यू होगी 10.67, ठीक हो गया। इसके बाद मीन ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर, ये अब आपके लिए आसान है निकालना। वी नो दैट पहले n नेचुरल नंबर का जो सम होता है वो कितना होता है, n × n+1/2। और अगर आपने इसका मीन निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, n × n+1/2 डिवाइडेड बाय n, यानी कि सिंपली n+1/2। तो पहले n नेचुरल नंबर का मीन n+1/2 होता है, तो ऐसे ही पहले 100 नेचुरल नंबर का जो मीन होगा वो क्या होगा, 100 + 1/2, यानी कि 101/2, यानी कि 50.5। ओके, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड वाली हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखें कि पहले n नेचुरल नंबर का मीन कितना होता है, n+1/2। मीन कैसे निकालते हैं, सम बट्टे टोटल नंबर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर अगला जो कि थोड़ा है, सम ऑफ द फर्स्ट क्यूब ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। सो वी नो दैट n क्यूब क्या होता है दोस्तों, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। और फिर दोस्तों आपने क्या करना है, इसका मीन निकालना, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, n² × n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 बट्टे n है, तो n से n कट गया, तो जाएगा n × n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करिए, आपको n की वैल्यू कितनी है, 10 है, यहाँ पर रख देंगे, तो 10 × 11 का स्क्वायर बट्टे 4, 11 11 अंकी होता है 121, इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाता है 121 × 5 बट्टे 2, 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 और 1 6 बट्टे 2, तो 2 3 6, 302.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस तरह से ये निकल आएगा। ठीक, तो अब इस तरह से दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक सेट में 3 एलिमेंट हैं देन द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इसमें 3 हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे। तो देखिए, अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, n × n+1/2 ट्वाइस n × n+1/2। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकाल सकते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू, यहाँ पर इसकी 3 रख देंगे, 3 × 3 + 1 यानी कि 4/2, तो दैट इज 2⁶, यानी कि 64 इज द राइट आंसर। सो द टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन विल बी 64। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन डिनोटेड बाय दिस, where x denotes the greatest interior function, basically the value less than or equals to x। ओके, तो देखिए आपको एक चीज़ समझना है, fx बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ x। अब देखिए, अगर आप बात करें डिसकंटिन्यूटी की, तो अगर दोस्तों मान लेते हैं कि अगर मैं दोस्तों कोई भी इंटीजर्स ले लूँ, लाइक जैसे अगर मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो उस केस में दोस्तों ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, अगर आप इसके ग्राफ को भी समझ लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के, तो वो इस तरह से दोस्तों इसका ग्राफ रहता है, जैसे कि अगर वैल्यू 0 से लेके 1 है तो यहाँ पर है, फिर 1 से लेके अगर 2 के बीच में दोस्तों इसका ग्राफ इस तरह से, ये एक सीढ़ी नुमा दोस्तों आपका ग्राफ रहता है। ठीक है, ऐसे ही -1 है, -2 है, तो उस पर जो वैल्यू होती है दोस्तों इस तरह से, ये आपका क्या होता है, ग्राफ होता है इसका। तो ये हुआ क्यों, ये इसका जो रीज़न है वो क्यों है,
जैसे यहाँ पर होगी आपका -1, फिर यहाँ पर -2 है तो ये वैल्यू होगी इस तरह से। तो ये क्या है दोस्तों, ये जितने भी इंटीग्रल पॉइंट है वहाँ पर क्या होता है, ये डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोस्तों आपकी सेम नहीं होती है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं मुझे लिमिट x टेंड्स टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखिए इतना आप समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं मैं लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस निकालूंगा, यानी कि जैसे ही 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है दोस्तों क्या हो जाएगी, बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 2 प्लस h के बराबर हो जाएगी, यानी कि 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर मैं दोस्तों लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x करूंगा, तो इस केस में दोस्तों ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, मतलब कि h टेंड्स टू 0, बाय द थ्योरी दिस विल बिकम 2 माइनस h, 2 माइनस h यानी कि 2 से अगर आप कोई छोटा सा भी वैल्यू घटाएंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, क्योंकि 2 आपका एक लिमिट है, इससे अगर आप 0.0001 भी घटा देंगे तो 1.999 हो जाएगा। और आपको पता है कि भाई 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 1 हो जाता है। ओके, तो इस केस में दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट इंटीजर। हाँ, अगर नॉन इंटीजर हो तब तो दोस्तों ये आपका कंटिन्यूस होगा, साफ साफ देख सकते हैं कि जैसे 1 के लेकर 2 के बीच में दोस्तों इसका ग्राफ कंटिन्यूस है, 2 से लेकर 3 के बीच में कंटिन्यूस, लेकिन जैसे ही 1 पॉइंट आता है तो 1 से जस्ट इधर को जाते हैं तो इसकी वैल्यू अलग है, 2 से जस्ट आगे को जाते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग हो जाती है। तो 2 किसी भी इंटीग्रल नंबर पे कभी भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब है फॉर एवरी इंटीग्रल नंबर दीज आर द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। ओके, इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। वी हैव टू लाइन r बराबर है a प्लस टी बी वैक्टर, और दूसरी जो लाइन है वो है r बराबर c प्लस डेल्टा डी वैक्टर। ओके, तो देखा जाए तो दोस्तों ये आपकी वेक्टर फॉर्म है लाइन की, स्ट्रेट लाइन की, और अगर इनके बीच का दोस्तों अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये दोनों की दोनों आपकी स्क्यूड लाइन है, नॉन कोप्लेनर लाइन है, यानी कि जो ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो इनके बीच का दोस्तों अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला है तो ये बेसिकली ए वेक्टर और सी वेक्टर से पास होने वाली लाइन है, और बी वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन आपकी डी वेक्टर के पैरेलल है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सिंपली होता है कि आपने पहले दोनों का डिफरेंस निकाला, यानी कि c माइनस ए डॉट, ये हो जाएगा b क्रॉस d। ओके, डिवाइड में यहाँ पर से b क्रॉस d, और इसका दोस्तों आपने क्या लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, इस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं c माइनस ए कॉमा बी कॉमा डी। ओके, एंड डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा b क्रॉस d। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो सी ऑप्शन दोस्तों का राइट हो जाएगा। बाहर से वैसे कायदे से मॉड लगाते हैं ताकि जो वैल्यू है वो नेगेटिव ना आए। ठीक, तो सी ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, अगेन एक एसरेशन है एक रीजन है, और आपको देखना है कि एक एसरेशन और रीजन में कौन सा वाला इन ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन का दोस्तों क्वेश्चन है, और इसमें लिखा हुआ भाई एक्स क्यूब बाई 9 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 6 बराबर है एक्स, कैन बी सॉल्व बाई यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और नीचे एक रीजन दिया हुआ है कि दिस इक्वेशन कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय पुटिंग दिस। ओके, तो एक काम करते हैं दोस्तों, चेक करके देखते हैं कि क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर वाई जब हम पुटअप करेंगे तो क्या उसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और रीजन में ही मतलब एक तरह से आंसर दिया हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। एक काम करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी x प्लस 6, एलसीएम ले लेंगे, 9 पंजे 45, और यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 9। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 45 बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 54x। ठीक है, सो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस में 9x स्क्वायर
माइनस में 54x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर वाई रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब मस्ट बी इक्वल टू वाई होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो मैं ये मिलेगा। ठीक है, तो भाई काम करते हैं, यहाँ से x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब है, इसकी जगह पे मैं रख देता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। देखिए सॉरी, ये 9x स्क्वायर होगा, तो ये जगह माइनस में 9x स्क्वायर, यहाँ पर भी 9x स्क्वायर है, माइनस में आपका 54x है और प्लस में 45 इक्वल 0। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 9 और 9 हो गया 18x स्क्वायर माइनस में 54x प्लस 45 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर से इसकी जगह में मैं 18 कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 18 3 54 होता है प्लस 45 इक्वल्स 0। यानी कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह पे y रख देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 45 इक्वल्स टू 0। यानी कि दोस्तों ये जो सेकंड वाली एजम्पशन है वो तो बिल्कुल करेक्ट हो रही है। अब इक्वेशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बाय दिस। ओके, आप साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर वाई है तो उसमें दोस्तों आपने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों ये रिड्यूस तो कर दिया है। ठीक है, अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो चेक करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देखें तो 15 3 45 होता है, 15y माइनस 3y प्लस 45 इक्वल 0। तो y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 और 3 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल 0। यानी कि y बराबर हो जाएगा 3,5। तो 3,5 ये वैल्यूज़ आ गई हैं y की, तो एक बार 3 रखेंगे एक बार 5 रखेंगे। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y रखा है तो एक बार 203 रखेंगे और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 5 रखेंगे। दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप इसकी वैल्यू को दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो ऑब्वियसली बात है, यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन by using quadratic equation, and this is the quadratic equation that we are using, and this equation can be reduced to quadratic equation by putting x square plus 3x बराबर y. Hence both a and a are true and r is the correct explanation of a. तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस किया और यहाँ से y बराबर 3 और 5 भी आया और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यानी कि जितने भी 4 रूट्स हैं, 2 रूट्स इससे आएंगे 2 रूट्स इससे आएंगे, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको दोस्तों क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सी ए ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देयर आर 6 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल इन अ बैग, 3 balls are drawn successively without replacement, the probability of ball being red, white and black in the order। बहुत आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। एक बैग है जिसमें दोस्तों आपकी 6 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, अब इनसे क्या की गई, 3 बॉल को एक के बाद एक दोस्तों निकाला गया विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बिना रिप्लेस किए गए। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो रेड बॉल होगी फिर वाइट आएगी एंड देन फिर ब्लैक होगी। तो बहुत आसान है दोस्तों, सिंपली इसी बात है कि आपको एक ऑर्डर दोस्तों दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों आप देखें कि रेड बॉल कितनी है। रेड बॉल दोस्तों आपकी 6 हैं, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 6 बटे टोटल नंबर ऑफ बॉल, यानी कि 6 + 4 10 अपॉन मतलब बेसिकली 15 हो गया है, क्योंकि टोटल जो बॉल्स है दोस्तों आपकी कितनी है, 15 है। 6 और 4 10 5 15। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखना है कि जब आपने बॉल निकाली तो आपने उसको रिप्लेस नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसके बाद दोस्तों जो वाइट बॉल है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 बट्टे, क्योंकि जो बॉल्स है वो एक निकल चुकी है तो अब टोटल बॉल्स आपकी 14 रह गई। सिमिलरली इनटू अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 ब्लैक बॉल है बट्टे, अब जो टोटल बॉल्स है दोस्तों आपकी 2 बॉल निकल चुकी है तो यानी कितनी होगी, 5/13। ओके, सो इस तरह से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 सत्ते 14, 13 सत्ते 91, यानी कि 4/91 इज द राइट आंसर। सो ए ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में, जो कि हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक सीरीज दोस्तों पढ़ते हैं, उससे दोस्तों एक क्वेश्चन है। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर है 2/1 फैक्टोरियल प्लस 4/3 फैक्टोरियल प्लस 6/5 फैक्टोरियल प्लस 8/7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक दोस्तों ये जा रहा है मामला। अगर आप दोस्तों इसको प्रॉपरली लिखेंगे तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2n अपॉन में, क्योंकि देखिए आप इसमें 2 4 6 8 तक जा रहा है, इसमें लिख देता हूँ 2n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं नीचे वाले जितने भी ऑड नंबर। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम n बराबर 1 अप टू इन्फिनिटी तक दोस्तों जाएगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, n बराबर 1 रखूंगा तो मुझे वैल्यूज मिलेगी, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, तो इस तरह से मुझे वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मेन होता है इसको सॉल्व करना, तो n बराबर 1 से लेके जब मैं इन्फिनिटी है तो मैं देखिए इसको ऐसा लिख सकता हूँ -1 + 1 में इसमें ऐड भी कर दिया और मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा समीशन में n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 2n-1 बट्टे 2n-1 फैक्टोरियल प्लस समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 2n-1 फैक्टोरियल। अब देखिए जब इसको आप खोलेंगे तो यू कैन राइट दिस 2n-1 बट्टे 2n-1 एंड 2n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 अपॉन में 2n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो हो जाएगा समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी प्लस दिस इज समीशन n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी 1 अपॉन में 2n-1 फैक्टोरियल। इस तरह से दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन ये है कि ये क्या है, देखिए अगर इस सीरीज को खोलेंगे पहले इसमें 1 रखेंगे तो आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, बेसिकली 1 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन में, फिर इसके बाद 2 रखेंगे तो हो गया 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इस तरह से दोस्तों है। ठीक है, वहीं इसकी मैं बात करूं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, यानी कि दिस इज 1/1 फैक्टोरियल, दिस इज 1/3 फैक्टोरियल, ये हो गया 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला की दोस्तों में बात करूं तो ये बेसिकली आपका फॉर्मूला है। अगर मैं देखिए हम बात करते हैं e की पावर x की, तो मैं फॉर्मूला आपको बता दूं, इसको दोस्तों हम लिखते हैं 1 + x + x² फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल। ठीक है, x/1 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी तक। अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं तो यू विल गेट 1 + 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। वहीं अगर मैं x की जगह पे दोस्तों -1 रख दूं तो मुझे मिलेगा 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मुझेगा e + e इनवर्स, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 + 2/2 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद ऐसे हो जाएगा 2/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यानी कि e + e इनवर्स बट्टे 2 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 1 + 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इनको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि e - e इनवर्स कर दूं, तो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये ऐड हो जाएंगे, ये वाले टर्म कट जाएंगे, तो हो जाएगा 2/1 फैक्टोरियल 2/3 फैक्टोरियल 2/5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, यानी कि e - e-1 बट्टे 2 करूंगा तो मिल जाएगा 1/1 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला मेरे को आपको समझाने थे, यानी कि इसका जो सम होता है e + e इनवर्स बट्टे 2 और इसका जो सम होता है e - e इनवर्स बट्टे 2। यहाँ पर हमने दोस्तों इसकी वैल्यू को रख देना है, तो ये हो जाएगा e + e इनवर्स अपॉन 2, ये हो जाएगा e - e इनवर्स अपॉन 2, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो e बट्टे 2 + e बट्टे 2 दैट इज e, तो e इज द राइट आंसर, हैंस यहाँ पर से जो बी ऑप्शन है दोस्तों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, तो अब इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sin² x विद रिस्पेक्ट टू e cos x, मतलब बेसिकली आपने क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, दैट्स इट। तो आपने सबसे पहले इसको आप दोस्तों y मान लीजिए, y बराबर है sin² x और z मान लेता हूँ e की पावर cos x। आपको dy बट्टे dz दोस्तों निकालना है, तो बेसिकली आपको निकालना है dy बट्टे dx डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx, यानी कि दोस्तों आपने पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, sin² x का हो जाएगा 2 sin x
cos x, और फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा e की पावर cos x इंटू cos x का होता है माइनस में sin x। ठीक है, तो आप दोस्तों जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये विल गेट, यहाँ से दोस्तों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जब इसको सॉल्व करके रखेंगे तो इट विल बी -2 cos x बट्टे e की पावर cos x। दोस्तों ये आंसर होना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा पक्का, तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस साइन दोस्तों इसमें होना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आज का मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम में जरूर फायदा करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमसे और आगे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों विशेष दोस्तों ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर दोस्तों यहाँ पर चल रहा है, जिसमें आपको कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये जो ऑफर है दोस्तों आपका 26 जनवरी तक ही दोस्तों अवेलेबल रहेगा, यानी कि कल आपका रिपब्लिक डे है। सो अगर आप चाहें तो दोस्तों इस कोर्स को भी ले सकते हैं। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको मॉक मिल जाएगा। इसके अलावा लेक्चर मैथमेटिक्स का फुल कोर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों में ही इस समय पर कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।